India's best learning app. हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट लेक्चर आज हम लोग करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उन सारी चीज़ों को भी कवर करा है बहुत डिटेल में। आई होप आपको वो सारी ही चीज़ें समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मेटलर्जी। बच्चों, मेटलर्जी भी आपका मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर का एक पोर्शन होता है जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हेडिंग लगाओ मेटलर्जी। हेडिंग लगाइए आप मेटलर्जी। एक्चुअली ये होता क्या है मेटलर्जी? आई होप आप लोगों को पहले से भी थोड़ा सा आइडिया होगा मेटलर्जी होता क्या है। डेफिनेशन लिखिए इसका, लिखिए इट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ extracting metals from their ores, extracting metals from their ores। बच्चों, हम लोगों को पता है अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। उन मिनरल्स से हम लोग अपने लिए जो हमको ज़रूरी होता है मेटल्स, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कहीं पर लोहा का खान मिला, हम वहाँ से लोहा को एक्सट्रैक्ट किए, चांदी को एक्सट्रैक्ट किए, सोना को एक्सट्रैक्ट किए। तो ये पूरा प्रोसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा होता कैसे है, क्या क्या कंप्लीट स्टेप्स होते हैं उसके अंदर में, इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको लिखना होगा, समझना होगा, ताकि मैं जब फर्दर इस चैप्टर में उन चीज़ों को यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला हेडिंग लगाइए मिनरल्स। मिनरल्स बच्चों, इसको खनिज बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खनिज, मिनरल्स। आखिर ये मिनरल्स होता क्या है वो ध्यान से आप समझो। पहले लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो इट इज a set of, it is a set of naturally occurring metals या elements, लिखो elements and compounds। यहां पर a set of नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मैथ्स का लैंग्वेज हो गया। It is a set of naturally occurring elements and compounds। बच्चों, इस नेचर के अंदर में, इस प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जितने भी मेटल्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम उनको मिनरल्स कहेंगे। हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, उसके ऊपर में कोई कंडीशन नहीं लगाया, बस अर्थ क्रस्ट में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है मीन्स दैट वाज या दैट इज मिनरल। यहाँ तक हमको समझना है। उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है बच्चों, वो होता है ओर्स, अयस्क को बोलते हैं इसको। इसके बारे में लिखिए that type of minerals, डेफिनेशन पे आप ध्यान दोगे क्योंकि और वही होगा जो पहले कभी मिनरल रह चुका है। मतलब मिनरल्स का ही एक अलग टाइप होता है ओर्स। बाकी मिनरल्स मेन डोमेन हो गया जिसका सब डोमेन होगा ओर। समझ में आ रही है बातें? मिनरल्स सारा पॉसिबल है लेकिन सारा मिनरल्स ओर नहीं होगा। ये बात अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सारा मिनरल्स ओर है, क्या कुछ मिनरल्स ओर हैं, ऐसा करके। तो आपको उसका जवाब सही सही देना है। मतलब ओर्स हम लोग उस टाइप के मिनरल्स कहेंगे फ्रॉम which we can extract our metals easily। आवर हटा लो, metals easily। बच्चों, उस तरह के मिनरल्स जिससे हम बहुत आसानी से फिजिबली
हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत फिजिबल होगा उस तरीके से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर किसी मिनरल से, तो उस टाइप के मिनरल्स को हम कहेंगे क्या, ओर। ये बात आपको याद रखनी है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप समझिए इन चीज़ों को। सपोज करिए कि यहाँ अभी हम लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उस क्लासरूम में नीचे, वहाँ नीचे ग्राउंड में बहुत अंदर में एक बहुत बड़ा लोहा का खान है। समझ में आ रही है बात? एक बहुत बड़ा माइन हमको मिला, किसका, लोहा का, आयरन का। लेकिन बच्चों इसके जस्ट ऊपर बहुत हार्ड एक प्लेट है, या फिर यहाँ पर सर्कमटेंसेस कुछ ऐसा है कि हम जब यहाँ से लोहा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो पर केजी जो लोहा का कॉस्ट पड़ रहा है हमको, वो पड़ रहा है 100 रुपीज़ के आसपास। अब आप गौर करिए, अगर यहाँ पर हम लोहा निकालते हैं तो हमको 100 रुपये के आसपास पर केजी पड़ रहा है। कारण क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा हार्डवेयर, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है ड्यू टू दिस हैवी रॉक। ये जो हमारा ऊपर में एक रॉक है उसके कारण से। तो अब आप समझिए, क्या यहाँ पर ये जो मिनरल हमको मिला, तो ये मिनरल तो था क्योंकि इसमें मेटल्स पाए गए, लेकिन क्या ये मिनरल ओर के कैटेगरी में आएगा? नहीं। और बस उस टाइप के मिनरल्स को ही हम बोलेंगे जहां से हम सही में एक्सट्रैक्शन कर पाए, इजीली कर पाए, इकोनॉमिकली कर पाए, एनवायरमेंटली कर पाए। तो ये सारी बातों को याद रखना है। अब देखो यहाँ अगर हम 1 किलो लोहा निकालते हैं तो हमको जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 100 रुपये, जबकि हम बाहर से किसी अदर कंट्री से या अदर स्टेट से वही 1 किलो लोहा केवल 5 से 7 रुपये में खरीद सकते हैं पर केजी के हिसाब से। अब आप समझिए इतना बड़ा कॉस्ट का डिफरेंस है, तो यहाँ ये चीज़ हमेशा अर्थ के नीचे पड़ा ही रह जाएगा, हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इस टाइप का जो चीज़ होगा वो मिनरल तो होगा लेकिन वो ओर नहीं होगा। यानी सारे मिनरल्स ओर हो जाएं जरूरी नहीं है, जबकि सारे ओर्स तो मिनरल होंगे ही होंगे। ये बात आपको समझना है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं। कहीं भी मिनरल्स अगर हमको मिलता है तो हम पहले चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। सबसे पहला बात, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि तुमको वहाँ से मेटल के एक्सट्रैक्ट करने में जो कॉस्ट पड़ रहा है वो ठीक ठाक कॉस्ट पड़ना चाहिए, तभी हम वहाँ पर उस मिनरल को ओर के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी बात, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करना चाहिए, मतलब उस पैमाने पे भी सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए दिल्ली जैसे डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके में अगर यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार मिल जाए तो क्या कभी भी गवर्नमेंट वहाँ से वो चीज़ निकाल पाएगी? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत डेंस जगह है। अगर वहाँ थोड़ा भी मिस्टेक होगा, थोड़ा भी यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और बहुत सारे लोगों को परेशान कर देगा। मतलब इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली भी फिजिबल होना चाहिए, और तीसरा बात, वो ईजिली हमको आसानी से मिल भी जाना चाहिए, ईजिली भी मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हमारे अर्थ का, तो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो अंटार्कटिका वाला प्लेस है वहाँ कहा जाता है कि बहुत सारे मिनरल्स के होने का संभावना है, गोल्ड का, प्लेटिनम का। लेकिन बच्चों वहाँ का कंडीशन ऐसा एबनॉर्मल है कि वहाँ पर जा कर के और वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यानी वो इजी नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को हम मिनरल तो कहेंगे लेकिन ये ओर के फॉर्म में कभी नहीं आ सकते हैं। और उन्हीं मिनरल्स को हम कहेंगे जो इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली और ईजिली सुटेबल हो, हम लोग उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, अगर टेक्निकल फॉर्म में मैं कुछ बात करूं तो आयरन को लेकर के हम लोग देखते हैं। ध्यान से आप समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक है Fe2O3 और एक है Fe3O4। ये बच्चों होता है हमारा हेमेटाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में ही आयरन प्रेजेंट है, यानी ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि मैग्नेटाइट से जब हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हम नहीं कर पाते हैं। यानी Fe2O3 से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि Fe2O3 हमारा और हुआ जबकि Fe3O4 हमारा और नहीं हुआ, जबकि दोनों मिनरल्स थे। तो इन तरह के एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसको एक लाइन में लिख ही लो, नोट डाउन करो, लिखिए NOTE, नोट करके आप इनको लिखिए कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स।
मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। चलिए, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ और बातों को जानते हैं जो हमको इस चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, हमको हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो बच्चों, गैंग, GANGUE, गैंग। अब ये गैंग क्या होता है वो समझिए। जब हम लोग बात करते हैं मिनरल्स का या ओर्स का, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं गैंग। तो लिखिए, इट इज द impurities present in the minerals या ओर्स। मिनरल्स या ओर्स के अंदर में, जैसे सपोज करिए कि धरती के नीचे कहीं पर सोने का या लोहे का खान मिल रहा है, तो वहाँ केवल लोहा ही नहीं होगा, वहाँ सिलिका होगा, वहाँ आर्सेनिक होगा, बहुत सारे दूसरे भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उन सारे चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, गैंग्स। आपको इन चीज़ों को याद रखना है बच्चों। चलिए, इन गैंग्स को हटाने के लिए हम लोग एक कंपाउंड यूज़ करते हैं, एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, FLUX, फ्लक्स। ये ऑब्जेक्टिव में एक एक लाइन में पूछा जाता है। लिखिए इसके बारे में, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेसिंग द इम्प्योरिटीज, इम्प्योर का यहाँ पर कर लेना सही स्पेलिंग, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिनरल्स। समझ में आया? एक और बात है बच्चा, एक और लिख लो, एक और चीज़ होता है क्या, स्लैग, SLAG। लिखो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स। सर ये क्या हुआ? ध्यान से देखो, जब हम लोग देखते हैं मिनरल्स तो उसमें प्रेजेंट होता है इम्प्योरिटी। मिनरल में क्या प्रेजेंट होता है? इम्प्योरिटीज़। तो यहाँ ध्यान से आप समझिए, और उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? गैंग। और गैंग्स में हम लोग क्या मिला देते हैं? स्लैग। और मिल करके गैंग्स में हम लोग क्या मिलाते थे? फ्लक्स। और मिल करके एक इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन बनता है जिसको हम इजीली उस इम्प्योरिटी से हटा लेते हैं, उसी को कहते हैं क्या? स्लैग। समझ में आया बात? सपोज करो कि हमारे पास एक मिनरल है जिसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, जिसका नाम क्या है? गैंग्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्स। अब उसमें हम लोगों ने अपने तरफ से एक और अलग तरह का कंपाउंड मिला दिया जिसको हमने कहा फ्लक्स, और ये दोनों मिल करके, पहले इस गैंग को अकेले निकालना पॉसिबल नहीं था, जब ये दोनों आपस में मिल गए तो एक इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन मिल गया और खुद ब खुद मिनरल्स में से ये सारी चीज़ें अलग होने लगे। इसको हम लोगों ने क्या कहा? स्लैग कहा। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखिए जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले लिखिए कि एल्युमिनियम का नाम आपने सुना होगा, उसका ये सिंबल है एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम एंड आयरन आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इन द अर्थ क्रस्ट। आपके अर्थ के क्रस्ट में एल्युमिनियम और आयरन, सबसे ज़्यादा यही दो एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा तो हमने लिखा ही नहीं, प्रेजेंट्स इन अर्थ क्रस्ट मोस्ट एबुडेंटली, या फिर एल्युमिनियम एंड आयरन आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट मोस्टली। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? एल्युमिनियम और फिर आयरन। अगली बात बच्चों याद रखिए, इसमें जो हमको जानना है वो ये कि जब हम लोग बात करते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स तो केवल एक तरह के मेटल्स होते नहीं हैं, अलग अलग तरह के भी मेटल्स प्रेजेंट थे ना, हमको पता था ये बात। तो अलग अलग तरह के मेटल्स के प्रेजेंट होने के कारण
अर्थ के क्रस्ट में जो उनका कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब धरती के अंदर में अलग अलग तरह से बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट्स हैं, बहुत सारे ओर्स प्रेजेंट्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मेटल्स का, तो ये मेटल्स धरती के अंदर में 3 तरह से प्रेजेंट हैं। एक तो बच्चों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं और कुछ बहुत लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया हुआ है, आप उन चीज़ों को बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। मैं यहाँ भी आपको वो चीज़ बना करके दिखा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से समझिए, इन हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल तीनों के एक्सट्रैक्शन का जो तरीका होता है वो एक जैसा नहीं होता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो नेचर में अलग अलग चीज़ों के साथ कंपाउंड बना करके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, इन तरह के कंपाउंड्स को बना करके एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट बना करके रहते हैं। जो लोएस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो तो कहीं से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं लेते हैं और वो अपने फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक एक करके बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। पहले लो रिएक्टिव मेटल को कि कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, लाइक प्लेटिनम। फिर हम लोग देखेंगे मॉडरेट रिएक्टिव लोगों को, जैसे एल्युमिनियम, जैसे आयरन, इन चीज़ों को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को, लाइक पोटेशियम, लाइक सोडियम, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तीनों के एक्सट्रैक्शन का जो तरीका होगा, जो स्टेप्स होगा, वो डिफरेंट होगा। चलिए, उससे पहले जनरल वे में हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन के लिए किन किन स्टेप्स का फॉलो किया जाता है। तो आप एक हेडिंग लगाओ और लिखो स्टेप्स फॉर मेटलर्जी। स्टेप्स फॉर मेटलर्जी। सबसे पहला लिखो स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। 2 मिनट हम लोग यहाँ रुकेंगे और समझेंगे चीज़ों को कि किसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ध्यान से समझिए बच्चों, जब मिनरल्स या फिर ओर्स अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक इतना बड़ा रॉक मिला सिल्वर का, जिसमें सिल्वर बस इतने जगह पर है। तो अब इतने बड़े सिल्वर के रॉक में से इन सारे पोर्शंस को हम काट करके पहले हटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सिल्वर है ही नहीं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। यानी जिस हिस्से में ओर्स के पाए जाने के, मेटल के पाए जाने के संभावना ज़्यादा होते हैं, हम उसको बस हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसको करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है बच्चों, वो होता है क्या? दैट इज बी। सेकेंड स्टेप इज दैट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स। उनका हम ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। और तीसरा जो हमारा स्टेप्स होगा वो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। और फिर लास्ट जो हमारा स्टेप होगा डी, वो होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ध्यान से देखिए, इन्हीं चारों स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप समझो, ओर को हम क्या किए? कॉन्सेंट्रेट किए। कॉन्सेंट्रेट कहने का मतलब हम उन सारे चीज़ों पर ध्यान दिए जहाँ से ओर के आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा? फिर हम देखते हैं कि वो जो मिनरल हमको मिला, वो जो ओर हमको मिला, हम कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब वो ऑक्साइड के फॉर्मेशन में आ जाए। आप एक बात समझो, कंपाउंड्स को उसके ऑक्साइड से अलग करना बहुत सिंपल होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का, सपोज करिए मैग्नीशियम हमको एक जगह पर मिला MgCl2 के फॉर्म में, और एक जगह मिला ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में, एक जगह मिला ये मैग्नीशियम सल्फाइड के फॉर्म में, एक जगह मिला ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में।
तो यहाँ इन सारे फॉर्म्स से मैग्नीशियम को सेपरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, रिस्पेक्टिवली कि उसको हम ऑक्साइड से सेपरेट करें। तो हम लोगों का एफर्ट ये होता है कि हमको जो भी मिनरल मिलता है, जो भी ओर मिलता है नेचर से, पहले हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बार अगर उसका ऑक्साइड मिल गया तो बस उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, मतलब उसका रिडक्शन करना है, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, उसका रिडक्शन करना है और गेट सॉल्व्ड। और हमको हमारा मेटल, सपोज करिए कि अगर हमारे पास कल को मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाए तो हमारा काम कितना आसान हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जस्ट आप या तो हीट कर लो, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, या फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन जैसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करवा दो, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा और मैग्नीशियम के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्साइड से मेटल का पाना बहुत सिंपल होता है। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो इसी पर बेस्ड है, मेटल को ऑक्सीडाइज कर लीजिए। अगर वो कार्बोनेट है फिर भी उसको ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करिए, सल्फाइड है फिर भी उसको कन्वर्ट करिए। उसका क्या तरीका होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो तरीका होता है, बहुत फेमस है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद देखो, जब हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे, और जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो फिर हमको जो मेटल मिलेगा उसको हम लास्ट एक बार प्योरीफाई करेंगे, फिर वो रेडी हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए। एक बार मैं सबको कंक्लूड कर देता हूँ, फिर से समझिए आप। हमको नेचर में जो मेटल्स मिलते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं जनरली। कुछ कुछ मेटल्स तो फ्री फॉर्म में होते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेकिन केवल वही मेटल्स तो नहीं हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, लाइक एल्युमिनियम, लाइक आयरन। तो उन सारे मेटल्स का क्या होता है ना सीन, कि वो नेचर में या तो कार्बोनेट बना करके रहते हैं, या तो सल्फाइड बना करके रहते हैं, या अलग अलग चीज़ों के साथ बन करके रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये होता है हम इसको कन्वर्ट कर लें ऑक्साइड में। जब एक बार ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर हम इनको करवा लेते हैं रिड्यूस, और ऐसा करवा करके हमको मिल जाता है मेटल। फिर उस मेटल को हम प्योरीफाई करवा लेते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद वो रेडी होता है यूज़ के लिए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन का। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए फटाफट। ध्यान से सुनिए। कॉन्सेंट्रेशन के स्टेट में दो बातें यूज़ की जाती हैं ऑक्सीडाइज कराने के लिए मेटल्स को, जिसमें से दोनों ही स्टेप को हम लोग अलग अलग पहले पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगाओ, एक रोस्टिंग। हम लोग ब्रेड को रोस्ट करके खाते हैं ना, वही है रोस्टिंग। और एक को लिखो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन दोनों क्या होता है समझिए। सबसे पहले रोस्टिंग का डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले रोस्टिंग का डेफिनेशन लिखो, लिखिए when metallic ores is heated in the presence of air, मैं भी लिख ही देता हूँ, when metallic ores is heated in the presence of air, it get oxidized and impurities get evaporated. This process is known as रोस्टिंग। समझ में आ रही है बात? अब आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ। हमको ऑक्सीडाइज बनाना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अगर वही गर्म हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कर रहे हैं, खुले वातावरण में कर रहे हैं, ओपन एयर में कर रहे हैं, तब वो कहलाएगा रोस्टिंग। तब वो क्या कहलाएगा? रोस्टिंग। लेकिन अगर हम उसको बंद एयर में कर रहे हैं, लिमिटेड एयर में कर रहे हैं, तब वो कहलाता है कैल्सिनेशन। आप समझिए बच्चों,
एक नोट लिख लो फिर समझना। नोट में लिखो, नोट में लिखिए, नोट में लिखो कि सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स sulfide ores are getting oxidized by roasting। जितने भी सल्फाइड के ओर मिलेंगे हम उसमें डालते हैं क्या, ऑक्सीजन। सपोज करिए हमारे पास जिंक सल्फाइड है, हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। तो इस तरीके से वो जिंक ऑक्साइड और प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड के में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको ऑक्सीजन हमको साथ में देना है, ज़्यादा देना है, एयर बहुत ज़्यादा एयर देना है, तब उसको हीटअप करना है, तो वो होगा रोस्टिंग। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं लाइक कार्बोनेट्स, अगर यहीं पर MgCO3 रहता तो आप देखो इस कंपाउंड में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो हम इसको और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करेंगे, लिमिटेड अमाउंट में हीट देंगे, लिमिटेड अमाउंट में एयर देंगे, बहुत कम इसको ध्यान से गर्म करेंगे, और तब ये अलग होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में और फिर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड्स में। तो ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। सेकंड हेडिंग लगाओ कैल्सिनेशन। सेकंड लिखिए आप कैल्सिनेशन, जैसे आपने रोस्टिंग को पढ़ा वैसे पढ़िए कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन लिखो, इसमें लिखिए व्हेन मेटेलिक ओर, व्हेन metallic ores are oxidized in the absence of air, in the absence of air, absence या फिर limited presence of air, it is known as calcination, it is known as calcination। इसमें लिखिए एक और बात नोट करके, जनरली carbonate ores are oxidized by this method, by this method। समझ में आ गया बच्चों आपको? अब हम लोग एक एक करके जनरली बस केवल स्टेप्स को लिख लेते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को अलग अलग तरीकों से कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं। चलिए सबसे पहला हेडिंग लगाइए, सबसे पहले लिखिए आप मेटलर्जी, मेटलर्जी फॉर लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए मेटलर्जी के स्टेप्स क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको नीचा कर लो हेडिंग को। हाँ, इसमें सबसे जो पहला बात है वो ये, आपको करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, सपोज करिए कहीं पर आपको ओर का, कहीं पर आपको बहुत बड़ा ओर का खान मिला, सोने का, लोहे का, प्लेटिनम का, किसी भी चीज़ का, जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उसका। तो सबसे पहला काम करोगे आप, जो कि सबके लिए कॉमन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्या करोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर लोगे। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे उसका, चूंकि वो तो फ्री स्टेट में है ना, तो जब वो फ्री स्टेट में है तो केवल उसको, अगर वो फ्री स्टेट में है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, अगर ऑक्साइड होगा तो फिर हम उसको हीटअप करके रिड्यूस करा करके काम कर लेंगे, लेकिन चूंकि वो फ्री स्टेट में होता है तो जस्ट उसके बाद हमको उसका क्या कर लेना होता है, प्योरीफिकेशन कर लेंगे हम उसको, कॉन्सेंट्रेट किए और फिर उसको प्योरीफाई किए। तो लिखो प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ ओर्स। बच्चों ध्यान से समझिए आप, प्योरीफिकेशन ऑफ ओर्स नहीं, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। अगर यहाँ पर वो लो रिएक्टिव है और फिर भी फ्री स्टेट में नहीं है, अगर वो ऑक्साइड में है, कार्बोनेट में है, सल्फाइड में है, तो फिर हम उसको सेकंड तरीके से करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए, उस तरीके से।
प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, और इस तरीके से बस केवल 3 स्टेप में ही, तीसरे स्टेप में ही आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि कहीं पर हमको गोल्ड दिखा तो बस हम उसको कॉन्सेंट्रेशन उसका कर लेंगे, उसको प्योरीफाई कर लेंगे और वो गोल्ड हमारा रेडी होगा यूज़ के लिए। लेकिन अगर उसी गोल्ड का सल्फाइड मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, तो फिर ये तरीका काम नहीं आएगा। फिर हमको सेकंड स्टेप देखना होगा, दूसरा तरीका जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं, मेटलर्जी फॉर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स या फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं वो ध्यान से आप देखिए। चलिए, इनका भी जो स्टेप 1 होगा वो सेम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर को कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया हम लोगों ने। दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो हमारा ओर है क्या वो सल्फाइड फॉर्म में है या फिर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है। मतलब जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ओर्स या तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। चलिए, अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है फिर हम उसका क्या करा लेंगे, रोस्टिंग करा लेंगे। और अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में है फिर हम उसका क्या करा लेंगे, तो कैल्सिनेशन करा लेंगे। ऐसा करने से सर क्या होगा, ऐसा करने से हमको अगला स्टेप होगा, मतलब मेटालिक ऑक्साइड मिल जाएगा। और यहाँ भी ऐसा करने से हमको क्या मिल जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड मिल जाएगा। और जब एक बार मेटालिक ऑक्साइड मिल गया तो इसके आगे का स्टेप इन दोनों के लिए ही फिर सेम हो जाएगा। हमको इसका कराना होगा रिडक्शन। क्या करवाना होगा, रिडक्शन ऑफ दीज मेटालिक ऑक्साइड्स, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। और एक बार जब इसका रिडक्शन हो जाएगा यानी हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, मेटल। और फिर उस मेटल का हम क्या कर लेंगे अगले स्टेप में, प्योरीफिकेशन। तो लिखो प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। और इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। तो कितने स्टेप हो गए, ध्यान से समझिए आप। पहला स्टेप जो सबके लिए सेम था वो क्या था, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरे स्टेप में हम क्या करें, इसको कन्वर्ट किया हमने ऑक्सीडाइज में। तीसरे स्टेप में हमने इसको रिड्यूस किया। चौथे स्टेप में प्योरीफाई किया। और लास्ट में 5वें स्टेप में हमको मेटल यूज़ के लिए मिल गया। तो ये था हमारा मॉडरेट रिएक्टिव और यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। चलिए, जब हम लोग बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल का तो ध्यान दो उसमें क्या होगा। जब हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल का तो हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, तो इसको ये ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे आपको। ये चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड्स बना करके रखते हैं। और अगर ये आयनिक कंपाउंड्स बना करके रखते हैं तो इनको अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस नामक एक तरीका है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। आपको मैंने 9th में एक बार बताया हुआ था इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग इसको जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं। कितने, 2 लगा दिया हमने इसको। अब इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एक को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। जिसको हमने निगेटिव से जोड़ा वो उस पर निगेटिव चार्ज जमा हो गया और हमने उसका नाम दिया क्या, कैथोड। जिसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया और हमने इसको नाम क्या दिया, एनोड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान दो यहाँ पर पहला स्टेप इसमें भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप क्या होगा, उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करके हम उसका इलेक्ट्रोलाइट बना करके इसमें डाल देंगे। सपोज करिए x और y, जो कि ये मेटालिक कंपाउंड है तो x प्लस वाई माइनस ऐसा कुछ हमको मिल गया। AgCl को ले लो, मान लीजिए AgCl हमको मिला इन अ फॉर्म ऑफ ओर। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट बना करके इसमें डाल दिया हमने। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अकोमुलेट होना शुरू होगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा अकोमुलेट होना शुरू होगा। अब देखो ये AgCl बना कैसे था, तो Ag प्लस और Cl माइनस के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया था तभी बना था। तो ये वापस से ऐसे ही ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। AgCl में से जो Ag है वो Ag प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। अब ये एनायन वाला पार्ट एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये सिल्वर वाला पार्ट कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऐसा हो करके इस कैथोड के ऊपर में इसके बहुत सारे पार्टिकल्स आके जम जाएंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारे जो मेटल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात बच्चों आपको?
तो आई होप ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ऐसा कर देने से हमको मिल जाएगा मेटल्स, और इस तरीके से जो मेटल्स मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा प्योर मेटल्स मिलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए आप, एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। आप लिखो एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। कैसे जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस पर ध्यान दो। लिखिए उसके अंदर स्टेप 1 हमको मिलता है जिंक का सल्फाइड और हम करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। स्टेप 2 बताइए आप लोग, सल्फाइड को क्या करते थे हम लोग, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग करते थे, मतलब उस ZnS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते थे तो मिलता था ZnO प्लस SO2। हमको तो इससे काम है ZnO से। अब मिल गया जिंक का ऑक्साइड, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में करेंगे इसको रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए ZnO को किसी कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन उसका ऑक्सीजन ले लेगा, बच जाएगा जिंक प्लस CO। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, अलग होके मिल गया मेटल। समझ में आ रहा है बात। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा दैट इज स्टेप 4, उसमें क्या करेंगे हम, मेटल का प्योरीफिकेशन करेंगे, मतलब ये जो जिंक है उसका क्या कर देंगे हम, प्योरीफिकेशन करेंगे तो हमको प्योर जिंक मिल जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग जिंक को क्या कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। और ऐसा कर करके हमने मेटलर्जी चैप्टर को ख़त्म करा। बच्चों याद रखिए आप, 2 और चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप सुन लीजिए। एक चीज़ है, हेडिंग लगाओ कोरोजन। ये सेम मैंने आपको चैप्टर 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। होता क्या है बच्चों, जो भी मेटालिक सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं और इसीलिए वो नेचर में प्रेजेंट किसी भी चीज़ों के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लंबे समय के बाद वो एयर के साथ, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके कुछ और बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है, वो पहले बन जाता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, फिर उसमें और ज़्यादा दिन वाटर लगता है तो .XH2O वो रस्ट जंग बन जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉपर है तो उसके ऊपर में कॉपर के ऊपर में क्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है, इस तरीके से वो कंटामिनेंट हो जाता है। तो कोरोजन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल क्या हो जाता है, उसके ऊपर में रस्ट आना शुरू हो जाता है। बच्चों याद रखिए आप, अगर यही कोरोजन, ध्यान से समझना, अगर यही कोरोजन आयरन के केस में होगा तो उसका एक अलग से हम लोग नाम देते हैं क्या, रस्टिंग। उसका एक अलग से नाम क्या हो गया, रस्टिंग। बेसिकली कोरोजन जनरल वर्ड है जो सारे मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। उसी में एक स्पेसिफिक मेटल अगर हमारा लोहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। याद रखिए आप, जो रस्ट होता है जिसको हम लोग जंग बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, जहाँ पर X नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टल्स का। और अगर आपसे इसका केमिकल नाम पूछा जाए तो आप कहोगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन का वैलेंसी 3 हम लोग यूज करते हैं, इसलिए क्या हो गया ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया, या फिर हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आपसे कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कोरोजन होने के लिए क्या क्या कंडीशन का होना जरूरी है। तो एक बात और लिख लो, कंडीशन फॉर कोरोजन। उसमें लिखिए सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन का होना चाहिए। दूसरा बात लिखो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी होना चाहिए वातावरण में। तीसरा बात लिखो प्रेजेंस ऑफ दैट मेटल। बच्चों अगर इन तीनों का प्रेजेंस होगा तभी जाकर के रस्टिंग होगा। अगर इन तीनों में से हम किसी एक चीज़ को हटा लेंगे ना तो फिर रस्टिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। चलिए, तो उसके बाद नया जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लगाइए प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, तो सबसे अच्छा जो तरीका है रस्टिंग के प्रिवेंशन का वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड होता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो मेटल होता है ना, हम उस मेटल के ऊपर में
देखो मान के चलो हमारा ये मेटल का रॉड है और हम इसके ऊपर में किसी अलग एलिमेंट्स का प्लेटिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो जब इसके ऊपर कोटिंग हो गया तो अब ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा और फिर वापस से रस्ट इसमें नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो तुमको भूख लगा हुआ है, तो अगर तुम भूखे हो तो तुम कोई भी खराब खाना भी खा लोगे, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ होता है तो तुम खराब खाना नहीं खाओगे। समझ में आ रही है बात? तो वैसे ही जो मेटल है ना वो भूखे होते हैं, वो रिएक्शन करना चाहते हैं। तो अगर हमने उनको तो पता नहीं है कौन अच्छा है कौन खराब है, तो वो रिएक्शन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, और कर करके खुद को खराब कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको किसी ऐसे एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे जो उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनके ऊपर एज अ शील्ड काम करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें एक बात और याद रखना है आपको, एक बहुत अच्छा वर्ड है गैल्वेनाइजेशन। ध्यान दीजिए आप, गैल्वेनाइजेशन, आप स्पेलिंग देख लेना एक बार। अब देखो इसमें होता क्या है, जब हम लोग आयरन के ऊपर में जिंक का प्लेटिंग करते हैं, किसके ऊपर में, आयरन के ऊपर में जिंक का प्लेटिंग करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए एक और लास्ट बात याद रखो, इंपॉर्टेंट करके लिखो। एक कंपाउंड है एक्वा रेजिया। बच्चों एक्वा रेजिया एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग अम्लराज बोलते हैं। ध्यान से देखो, इसको अम्लराज नहीं बोला जाता है बेसिकली, यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस है, समझिए आप मैंने यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं। एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन है बेसिकली। आपने सुना होगा गांव में कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपके मम्मी और पापा का जो भी ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड का, आप वो दीजिए, हम उसको एक लिक्विड में डुबाएंगे और आपको उसको नया करके शाइनी करके बहुत अच्छा करके देंगे। समझ में आ रही है बात? तो लोग लालच में पड़ करके उनको दे देते हैं और उनके पास एक सॉल्यूशन होता है जिसमें वो लोग पहले से मिला करके रखे हुए थे क्या, HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उनके पास क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो ये एक बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन मिलकर के बनता है, दैट इज एक्वा रेजिया। और ये इतना पावरफुल होता है कि अपने अंदर में बहुत हार्ड से हार्ड, नॉन रिएक्टिव से नॉन रिएक्टिव चीज़ों को गलाने का क्षमता रखता है। तो वो इस सॉल्यूशन में डालते हैं आपके ऑर्नामेंट्स को और फिर तुरंत बाहर निकाल करके देते हैं। आपको लगता है कि वो बिल्कुल न्यू जैसा है, लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, आपके ऑर्नामेंट्स के ऊपर का जो परत है ना वो उसमें गल के रह गया है। और ऐसा वो लोग दिन भर में बहुत जगहों पर करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक अच्छा अमाउंट में क्या हो जाता है, गोल्ड या सिल्वर कलेक्ट हो जाता है, फिर वो उसको बेच लेते हैं। तो इस तरीके से वो आपके बर्तन को, वो आपके ऑर्नामेंट्स को साफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, एकदम साफ ही कर देते हैं। मतलब समझ में आ रही है बात? चोरी करते हैं आपके ऑर्नामेंट्स का। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है आपको। चलिए, ये इतना पावरफुल होता है ना कि इवन सिल्वर, गोल्ड, इन चीज़ों को भी आपस में क्या कर सकता है, घुला सकता है। जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि ये चीज़ें बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। चलिए उसके बाद देखिए बच्चों एक और चीज़, एक और बात क्या है, एलॉय। ध्यान से समझिए, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को या मेटल्स नॉन मेटल्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो ये बनता है एलॉय। एक्चुअली होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं ना उसके पास कुछ लिमिटेशंस होता है। तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए या फिर किसी यूनिक नेचर को उसके अंदर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को। जैसे कि सपोज करिए जो हमारा आयरन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें रस्ट लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसी आयरन में मिला देते हैं निकेल को या फिर क्रोमियम को या फिर कार्बन को, बना देते हैं उसमें स्टील। अब वो ऐसा बन गया कि स्टेनलेस हो गया, उसमें रस्ट नहीं लगेगा। तो मतलब मेटल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वो देखो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कुछ फेमस एलॉयज़ के नाम और उसके अंदर में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स और उनका परसेंटेज। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइए आप, स्टील। स्टील में लिखोगे आयरन होता है जो कि पूरा 98.5% होता है और साथ में हमारा कार्बन होता है 1.5%। समझ में आ गया? चलो उसके बाद फिर दूसरा हेडिंग लगाओ, स्टेनलेस स्टील। इसी को अगर हम स्टेनलेस बना लेंगे, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है बच्चों, स्टेनलेस स्टील में आयरन को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं 73% और साथ में डालते हैं इसमें निकेल दैट इज़ 8% और फिर क्रोमियम दैट इज़ 18% और एक चीज़ रहता है बच्चों इसमें थोड़ा सा कार्बन 1%। इस तरीके से बनता है स्टेनलेस स्टील। चलिए
उसके बाद फिर नेक्स्ट लगाओ हेडिंग, थर्ड वन इज ब्रास, पीतल बोलते हैं इसको। इसमें देखो बच्चा, इसमें कॉपर होता है हमारा 80% और साथ में जिंक होता है हमारा 20%। आपने सुना होगा ना ब्रास, ओलंपिक्स वगैरह में जो है सो ब्रॉन्ज होता है, उसी तरीके से। हाँ, नेक्स्ट लिखिए आप ब्रॉन्ज, ये मेडल्स मिलते हैं ओलंपिक्स में। इसमें क्या क्या रहता है बच्चों, तो ब्रॉन्ज में क्या क्या चीज़ें रहती है, इसमें कॉपर रहती है 88% और साथ में टीन होता है 20%। नहीं, घटा लो 88 में से कितना, दोनों मिलके 100 होना चाहिए, 12%। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, सोल्डर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के शॉप पे जो लोग सोल्डिंग करते रहते हैं, एक हीटिंग जैसा पेन होता है और उस पेन से सोल्डिंग करते हैं, कहीं पर अगर तार टूट गया होता है तो देखते होगे आपकी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़ा सा बस ये गर्म कर लो, सटा दो उसमें, वो पिघल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए सोल्डर को बनाया जाता है, जिसमें यूज़ होता है सीसा, लेड। 50% उसमें सीसा रहता है और उसमें 50% टीन रहता है, SN, टीना। समझ में आ गया। इस तरीके से ये कुछ फेमस एलॉयज थे जो आपसे पूछे जाते हैं अक्सर ही। इन सारे रेशियोज़ को आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को ही नहीं, हाँ, ये मेटल्स नॉन मेटल्स का पूरा चैप्टर और आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बस 2 मिनट और ध्यान से सुनिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि हमारे बॉडी के अंदर में भी मेटल्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिखिए मेटल्स या फिर मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग बॉडी। हमारे बॉडी के लिए भी ये बहुत क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। दूसरी बात लिखिए, इनका बैलेंस आपके बॉडी में बना हुआ रहना चाहिए, उसके घटने या बढ़ने से आप बीमार पड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी में लोहे का कमी हो जाएगा तो एक बीमारी होती है एनीमिया, आपने सुना होगा। इसी तरीके से अगर आपके बॉडी में लोहा ज़्यादा हो जाएगा तो तब भी एक बीमारी होती है, हम उसको बोलते हैं क्या, साइड्रोसिस। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके बॉडी के अंदर में भी जो मेटल्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस हो करके रहने का ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में कॉपर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारे बॉडी में एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिजीज़। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि इस मेटल्स का केवल नेचर में ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के अंदर में भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको बैलेंस होकर के रहना है। ठीक है ना। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारा ये बॉडी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीर, जिसमें से एक पंच तत्वों में से एक क्या है, क्षिति है, धरती है, और धरती के सारे मिनरल्स हैं। तो खैर चलिए, इन बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो अगला क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, क्योंकि वही बेस बनाएगा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे 11th और 12th में, तो वहाँ आपको केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में डिवाइड करके पढ़ना होता है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा का पूरा कार्बन पे बेस्ड केमिस्ट्री होता है, जिसका फाउंडेशन मैं आपको 10th में बना करके दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में। India's best learning app.